अस्सलाम वालेकुम ख़वातीन और हज़रात, शुरू करते हैं आज का सवाल। मैं हूं जिसका मेज़बान जुनैद सलीम। नाज़रीन, प्रोग्राम का आगाज़ कर रहे हैं वफाकी वज़ीर बराए साइंस व टेक्नोलॉजी मोहतरम जनाब फवाद चौधरी साहब की इंतहाई अहम प्रेस कॉन्फ्रेंस से। जुनैद साहब, इतनी अहम प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं है जितनी आप बना रहे हैं। मैं तो लाहौर आया हुआ था, आपने कहा कि चले आ जाएं गपशप लगाते हैं। आगे आपने ये साफी भी बुलाए हुए हैं। चौधरी साहब, हम भी कोई प्लान करके नहीं आए। ये पिछली गली में मेरा घर है। चैनल के छत पे जुनैद साहब चढ़ते ने ते आवाज देंदे ने, ओए आ जाओ भाई फवाद चौधरी आ गया जे। जिवें कहंदे नहीं बालो कुड़ियो चीज मंडी दी लई जाओ, चलाते से आए। जी सर। अच्छा सर, बिल्कुल हमारे चैनल के साथ ही एक मज़ार है, वहाँ पे हमेशा हमारा ये जो सीनियर जर्नलिस्ट है ये लाइन में लगे होते हैं लंगर की। इनको मैं बुला लेता हूँ साथ ही। बड़ी बात नहीं है प्रेस कॉन्फ्रेंस अरेंज करना। जुनैद साहब, मेरा कहने का मतलब ये है कि इस वक्त आप प्रेस कॉन्फ्रेंस बुला के अपोजिशन को हवा न दें। देखें, हमें कोई टेंशन नहीं है, ना ही इनकी कोई ऐसी अहमियत है। इनके ये जो जलसे जुलूस या ये मीटिंगें कर रहे हैं, हुकूमत को इसकी कोई परवाह नहीं है। और ना ही जुनैद साहब इन्होंने कोई कारनामा सर अंजाम देना है। लोग अब इनको जान चुके हैं, इसलिए लोग घरों से बाहर नहीं निकल रहे। ये जो अपने जलसे प्लान कर रहे हैं, लोग बिल्कुल इसकी तरफ ध्यान भी नहीं दे रहे। तो गुजरांवाला में तो सुना है बड़ा माहौल बना है। जुनैद साहब, मैं कोई जेलम से बाई एयर नहीं आया, ये जीटी रोड की तरफ से आया हूँ। गुजरांवाला की सड़कों की तो वो हालत थी जो अफ्तारी से 2 मिनट पहले शहर की नहीं होती। उसके 2-2.5 मिनट बाद को शुरू हो जाता है। ओ चौधरी साहब, गुजरांवाले राह वाली कुल्फियां वाली रेडियो में नहीं सिखलोती हैं? नहीं जी नहीं, बिल्कुल ऐसे लग रहा था जैसे कारपोरेशन का ट्रक फिर गया वहां से। एक रेडी वाला छुप के खड़ा था। अच्छा। उसको मैंने इशारा किया है शीशा नीचे करके, मैंने कहा यार एक कुल्फी तो दे दो। वो मुझे लफाफा चढ़ा के कुल्फी पकड़ा गया। अच्छा। मैं पैसे दे के निकल आया हूँ। 1-1.5 किलोमीटर आगे मैंने लफाफा उतारा, कुल्फी थी नहीं, सिर्फ तीला था। मैं यू टर्न लेके वापस गया हूं। मैंने जाके पूछा, मैंने कहा यार खाली तीले का मैं की करना। तो मैंने कहता जी तुसी साइंस दे वजीर हो, तुसी ज्यादा बेहतर जान दे। अच्छा, आपका कहने का मतलब है कि आपको अपोजिशन की तहरीक से कोई परेशानी नहीं है? जुनैद साहब, किसी को भी कोई परेशानी नहीं, सिर्फ हमें ही नहीं है, किसी को कोई टेंशन ही नहीं। तो अगर आपको कोई परेशानी नहीं है, कोई ऐसी मूवमेंट नहीं है, तो फिर ख्वाजा आसिफ साहब ने आपकी तरफ इशारा करके ये क्यों कहा है कि लंदन में एक वफाकी वजीर ने नवाज शरीफ साहब से राब्ता करके कहा है कि मेरे पास 10-12 बंदे हैं, 10 की करना जे लाओ। ओए ऐसे तो सुन ही नहीं सकते। ये कौन से छतरे हैं जो बड़ी ईद में बच गए हैं और व्यापारी बुजुर्गों को फोन करके पूछ रहे हैं अब्बा जी ये 15 छतरे बच गए ने, इन्हों की करना। जुनैद साहब, मियाँ साहब को मैं ये तो कह सकता हूँ कि मियाँ साहब ये नून लीग के 15 MN मेरे पास है। PTI का अल्लाह के फजल से जुनैद साहब कोई बंदा ऐसा नहीं है जो इमरान खान के अलावा किसी और का सोचे। ये जितने भी अपोजिशन वाले हैं जुनैद साहब, ये सब अपने आप को बचा रहे हैं। ये जो मर्जी कर लें, ये किसी शहर में भी टिक के जलसा नहीं कर सकते। ये टिक से मुझे याद आया, ये टिकटॉक जो बंद हुई है। मुझे याद आया टिकटॉक वाली बात, जो पहले मुझे याद आया वो तो सुन लेना। टिक से मुझे ये याद आया कि ये जो टिकटॉक बंद हुई है, मैं समझता हूँ कि ये नहीं बंद होनी चाहिए। वज़ीर आज़म को खत भी लिख दिया है कि इस पे पाबंदी हटाई जाए। इतना ज्यादा जोश जज्बा। देखें जुनैद साहब, अवाम के पास और कोई एंटरटेनमेंट ही नहीं। और फिर इसमें अब बड़े बड़े लोग आ गए हुए हैं। और मैं साइंस और टेक्नोलॉजी का चूंकि वजीर हूँ और ये मेरे शोबे में आता है, मैं समझता हूँ कि ये टिकटॉक जो है इसे फैलना चाहिए। बल्कि आप हैरान होंगे सुन के, मैंने खुद 10-12 टिकटॉक बना ली हुई थी। मैं अभी मंजरेआम पे छोड़ने ही वाला था तो पाबंदी लग गई। मैं इसलिए भी चाहता हूँ कि ये दोबारा शुरू हो कि मेरा जो प्रोडक्शन पे पैसा लगा हुआ है वो ना न जाया जाए। ऊपर से जुनैद साहब आप हैरान होंगे सुन के कि कोई 2 मिलियन फॉलोअर्स आ भी चुके हैं मेरे। सर अभी तो आप टिकटॉक पे आए नहीं, तो 2 मिलियन कहाँ से आ गए? यार 2 मिलियन कौन से ज्यादा होते हैं? 20 लाख रुपया बनता है सर। लो, एक चेक से निकल आते हैं 2 मिलियन। आप 2 मिलियन फॉलोअर्स की बात कर रहे थे। ये तो जुनैद साहब आप फॉलोअर्स से पूछें जो मेरे फैंस हैं। ओह बाबा, मुझे समझ आ रही है, लेकिन 2 मिलियन फॉलोअर्स आए कैसे आ गए? आप अभी आए ही नहीं टिकटॉक पे। खबर तो निकल आती है फिर।
जब खबर निकल आती है तो फिर फॉलोअर्स को कौन रोक सकता है। हमारे चाहने वाले जो हैं जुनैद साहब, वो ये थोड़ा देखेंगे कि क्या बनाया फवाद चौधरी ने। वो तो शुरू हो गए हैं धड़ाधड़ मुझे अप्रिशिएट करने, लाइक करने शुरू हो गए। अभी आपका अकाउंट ही नहीं बना। जुनैद साहब, कोई जरूरी तो नहीं ना कि टिकटॉक पे आ गई कोई आपको लाइक करे, कोई आके फेस टू फेस भी तो कह सकता है कि फवाद वेल डन भाई। अच्छा, आपने जो 10 क्लिप्स बनाए हैं टिकटॉक के लिए, कोई एक आध झलक दिखाएं तो सही ना। तो वो बनाया ना जी, वो जो 20-25 लड़के पागल नहीं हुए टिकटॉक पे, उनमें मैं मिल गया हूँ। मैंने कहा ये दौर ही ऐसा है। एक वो भी पॉपुलर है, वो जो टू है, वो मैं आपसे सीख लूंगा। वैसे मुझे ज्यादा पसंद वही है जो ऐसे ऐसे। अच्छा फवाद साहब, एक अच्छी खबर ये है कि सुने आपकी बुज़दार साहब से मुलाकात हुई है और सारे गिले शिकवे दूर हो गए हैं। देखें, ये ऐसे ही है जैसे आखिर में वसीम अकरम और वकार यूनुस भी एक हो गए। और ये भी आप बखूबी समझते हैं कि अगर बुज़दार साहब वसीम अकरम प्लस हैं तो ऑब्वियसली मैं वकार यूनुस प्लस हूँ। वकार यूनुस बुरे वाला एक्सप्रेस था, जेलम एक्सप्रेस नहीं था। जुनैद साहब, एक्सप्रेस केड़ी बुरे वाले खलोती रहती हो, जेलम वाली आउंदी। तो मसला ये है बीबी, मैं चूंकि साइंस का वजीर हूँ, मैंने साइंटिफिक हवाले से जब देखा, परखा बुज़दार साहब को, तो मुझे मालूम पड़ा कि ये बिल्कुल पपीते जैसे हैं, ऊपर से खुरदरे और अंदर से मलाई। जब मुझे ये महसूस हुआ तो मैंने फौरन जाके हाथ मिला लिया, अस्सलाम वालेकुम पपीता साहब। बुज़दार साहब, उन्होंने भी हाथ बढ़ा लिया। जब एक दूसरे की तरफ आप हाथ बढ़ा लें तो फिर गिले शिकवे कौन से रह गए। आपने अपने हल्के के लिए फंड्स लेने थे, उन्होंने दे दिए होंगे। चलिए, अगर ये बात है तो फंड मैंने जेलम के लिए लेने थे, अपने लिए तो नहीं थे ना लेने। और जुनैद साहब, ये मामला यकतरफा नहीं है। अच्छा, अगर उन्होंने मुझे फंड दिए और मैंने उनके साथ हाथ मिलाया तो उन्होंने भी ऐसे हाथ नहीं मिलाया। उनको भी मालूम है कि अगले साल उन्होंने तौसे में ईद का चांद नहीं चढ़वाना। देखें, आप सब लोग अच्छी तरह जानते हैं कि अब ईद का चांद जो है वो वजारत साइंस व टेक्नोलॉजी के हाथ में है। रोयते हलाल कमेटी की अब जरूरत ही नहीं है जुनैद साहब। अब तो वजीर साइंस व टेक्नोलॉजी ने जिस दिन कहना है उसी दिन ईद होनी है। ये बुज़दार साहब भी अच्छी तरह जानते हैं। साहब, अगर वजीर उस दिन सोया ही ना उठे तो इसका मतलब है ईद उससे अगले दिन होगी। यार, बड़े मनूस आदमी है ये, आप क्या कह रहे हैं वजीर सोया ही ना उठे। अल्लाह को लोग खैर मांगी यार तू। सोया ही ना उठे से जुनैद साहब मुझे बात याद आ गई। वो एक आदमी को डॉक्टर ने कह दिया ना कि भाई जी आज का दिन ही है आपके पास, सुबह आपने नहीं उठना। गमगीन बेचारा घर चला गया। वो बीवी को बताया, बीवी कहती अच्छा फिर मैं सौन चली हूं। कहते यार आखिरी रात है मेरी, मेरे नाल बैठ के गल्लां कर। वो कहती हाय तुसां ते सवेरे उठना ही नहीं, ते मैनू ते सवेरे छत्ती काम ने, मैनू तो सौन दो जाके। बिल्कुल। सो बात ये है जुनैद साहब कि ये जो ईद का चांद है, ये इसकी वजह से हर आदमी को वजीर साइंस व टेक्नोलॉजी की अब जरूरत है। वाह, सारी बातें छोड़ें, उस इल्जाम का जवाब दें जो आप पर आजकल लगाया जा रहा है कि कई MNAs ऐसे हैं, कई मिनिस्टर्स ऐसे हैं, उनके पास इस्लामाबाद में कोई रिहाइश नहीं है और आपने 2-2 रिहाइशों पर कब्जा किया हुआ है। यार, ये फजूल शोर पड़ा हुआ है मीडिया पे, आप लोग क्यों नहीं समझते? मुझे आप ही बताएं जुनैद साहब, माशाल्लाह आप पढ़े लिखे आदमी हैं, मुझे ये बताएं, मैं MNA हूँ। जी हैं। MNA को रिहाइश मिलती है? मिलती है। मैं वजीर हूँ। जी है। वजीर को रिहाइश मिलती है? बिल्कुल मिलती है। तो फिर मैं MNA भी हूँ, वजीर भी हूँ, मेरी वो रिहाइश भी बनती है, वो रिहाइश भी बनती है। एक रखे ना, या वजीर वाली रखे या MNA वाली रखे। चलें वजीर वाली रख लेते हैं, फिर भी 2 बनती हैं। वो कैसे? एक साइंस की, एक टेक्नोलॉजी की। जुनैद साहब, मैंने कभी गलत काम नहीं किया, जो मेरा हक है वही मैं हासिल करता हूं, मैंने कभी किसी का हक नहीं मारा। बल्कि वजीर साइंस की हैसियत से भी आपके 2 घर बनते हैं, एक छोटी साइंस, एक बड़ी साइंस। जुनैद साहब, ये साइंस है को खाला जरीना दी कुड़ियां, बड़ी कुड़ी ते छोटी कुड़ी, ये साइंस है, ये एक सब्जेक्ट है। ये अब आप लाफ्टर लेने के चक्कर में साइंस ना खराब कर रहे। मैं लाफ्टर ले रहा हूँ, आप कौन सा न्यूटन पढ़ा रहे हैं? यार मैं तो लेना होंगे लाफ्टर, मैं केड़ा इत्थे जुवेद अहमद गामदी लगा। जो
حق بات ہے وہیں تک رہے نا. سائنس اور ٹیکنالوجی تو دو علیحدہ علیحدہ چیزیں ہیں. واہ جی واہ. چودھری صاحب ویسے تسی سائنس اور ٹیکنالوجی انجی وکری کیتی ہے جویں نون چو شین وکری کرنے کی کوشش کر رہے ہیں. دیکھیں یہ ہم کون ہیں کرنے والے, یہ خود ہی ہو جائیں گے. یہ بھی شور ہی ہے غوری صاحب, یہ صرف شور ہی ہے کہ یہ ایک یہ دو ہو چکی ہوئی ہیں. اچھا چلو چودھری صاحب یہ تو ہوندا ہی رہے گا, لیکن یہ دسو کہ نہ عوام نو آٹا مل رہا نہ چینی مل رہی. نہیں تینوں دیکھ کے نظر آ رہی ہے کہ نہ تینوں آٹا مل رہا ہے نہ چینی مل رہی ہے. ابھی دونوں چیزیں نہیں مل رہی تو اس کا یہ حال ہے. ذرا سوچیں بات ہے جب ملنا شروع ہو جائے گی پھر کیا ہوگا. چودھری صاحب مینوں تسی چھڈو ایدے ول ویکھ کے ترس کھاؤ. یار تو گل ہوتے تھے کیوں پا رہے ہیں, کنی کو چینی کھا لیندہ ہے. ایک چینی دا دانا چارے پر آگ سیٹ کے کر کھڑ بلکہ 2-3 فٹ کسیٹ کے ہوتے بعد دا بڑا پر اپنے ڈولے کو ٹنڈیا رہ گئی. آٹے دی گل تے جنہ آٹا چڑی بنان تے لگتا ہے اونا ہی یہ سارا ٹبر کھانا ہے. بلکہ جو آٹے کو سسری لگتی ہے نا اس میں سے کسی ایک سسری کو کہہ دیتے تھوڑی دیر کے لیے مجھے بھی اندر لے جاؤ آٹا. سر دیکھ لیں سینئر جرنلسٹ کا مذاق اڑایا جا رہا ہے. ناظرین یہاں میں لینا ایک چھوٹا سا وقفہ, ہمارے ساتھ رہیے گا. 3-4 شعبے ایسے ہیں جہاں پر خواتین اگر کام کرتی ہیں تو ان کے لیے رشتہ ڈھونڈنا مشکل ہو جاتا ہے. یعنی لڑکے والے یہ شرط رکھتے ہیں کہ آپ پہلے یہ ملازمت چھوڑو پھر ہم آپ سے رشتہ کریں گے. ہم جب بھی اکثر و بیشتر خواتین کے حقوق کی بات کرتے ہیں یا خواتین کے لیے ملازمت کے مواقع کی بات کرتے ہیں تو ہم بعض جو بیسک فیکٹس ہیں نا, بڑے ہارڈ کور جو فیکٹس ہیں ہمارے, بڑے جو مطلب مشکل سے ہمیں ہضم ہوتے ہیں, ان پر بات کرنے سے ہم گریز کرتے ہیں. ان میں سے سب سے جو اہم نقطہ ہے, کبھی آپ غور کر کے دیکھ لیں کہ ہمارے گرد و نواح میں خواتین کے لیے کچھ پیشے ایسے ہیں جن کو ہم نے شجر ممنوعہ قرار دیا ہوا ہے, یا دوسرے لفظوں میں کہا جائے تو ہم زیادہ عزت کی نظر سے نہیں دیکھتے. خاص طور پہ آپ کبھی غور کریں کہ 2-3 شعبے ایسے ہیں جہاں پر ہم خاتون کو ڈیو رسپیکٹ دینے کے لیے تیار نہیں ہیں. اور ان شعبوں میں جب بھی خواتین کی ملازمت کا معاملہ سامنے آتا ہے تو ہمارے ذہن میں ایک خاص قسم کا تصور آ جاتا ہے جو 99.9% غلط ہوتا ہے. ان میں زیادہ تر آپ دیکھیں نرسنگ کا شعبہ, پھر پارلر ہے ان کا شعبہ, اور پھر پولیس. ایک اخباری رپورٹ میں دیکھ رہا تھا کہ یہ 3-4 شعبے ایسے ہیں جہاں پر خواتین اگر کام کرتی ہیں تو ان کے لیے رشتہ ڈھونڈنا مشکل ہو جاتا ہے. یعنی لڑکے والے یہ شرط رکھتے ہیں کہ آپ پہلے یہ ملازمت چھوڑو پھر ہم آپ سے رشتہ کریں گے. اصل میں یہ جو تینوں شعبے ہیں نا یہ ہیں پبلک ڈیلنگ والے, سمجھ گئے نا. تو عورت کو زیادہ سے زیادہ جو لوگ ہیں وہ محفوظ رکھنا چاہتے ہیں, اس کو پردے میں رکھنا چاہتے ہیں. اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ بات واقعی تمہاری ٹھیک ہے, یہ سوچ ہماری غلط ہے. بھائی بچی اگر جا کے اسپتال میں ایز نرس کام کر رہی ہے تو وہ بچیاں بڑی اچھی خدمت کر رہی ہیں انسانوں کی, اور بڑا اچھا شعبہ ہے, بڑا باعزت باوقار شعبہ ہے. ہاں اس میں مرد حضرات کو کہنے کے لیے کافی باتیں ہیں. یہ مردوں کو ایسے لازماً گائیڈ کرنا چاہیے یا کچھ نہ کچھ احساس دلانا چاہیے کہ یہ نرسنگ جو کر رہی ہیں بچیاں, یا جو پولیس میں ہیں, یا جو بیوٹی پارلر چلا رہی ہیں, بھائی یہ محنت کر رہی ہیں, یہ آپ کا ہاتھ بٹا رہی ہیں اور بڑے احسن طریقے سے ہاتھ بٹا رہی ہیں. خدا کے واسطے ان کو عزت کی نگاہ سے. اچھا دوسری بات یہ ہے کہ اگر ان شعبوں میں بھی کوئی 2-4% ایسے واقعات سامنے آتے ہیں جو بدنامی کا باعث بنتے ہیں تو ان معاملات میں بھی صرف خواتین تو انوالو نہیں ہوتی نا, مرد بھی برابر کے حصے دار ہیں ان شعبوں کو بدنام کرنے میں. اب تم دیکھو کہ نرسنگ میں ہمیں شدید کمی کا, ہم ایک طرح سے بحران کا شکار ہیں. ہم اس وقت وطن عزیز 13 لاکھ نرسوں کی کمی کا شکار ہے. یعنی ہمیں 13 لاکھ نرسیں چاہیے, اور ہمارے جو نرسنگ کالجز ہیں
वहां पे खवातीन की मतलूबा तादाद नहीं है। कम औरतें जाती हैं ना जी ऐसे शोबों में, चूंकि सीधी सीधी बात है वहां पे मर्दों को भी डील करना होता है। जैसे मेरा एक दोस्त बता रहा था, एक बंदे के हवाले से कहता है यार ये बड़े घटिया सोच का आदमी है। मैं क्या हुआ है? कहता है इसका बाईपास हुआ है तो दर्द से करा रहा था। तो वो शोर सुन के नर्स बेचारी आई बच्ची, उसने आगे कहा कि मैं आपको 2 गोलियां खिला दूं। कहता तुहाडे हथों ते यार भी खा लांगे। हाय बस उस नर्स ने अपना स्टेथोस्कोप उतार के ना गले से तो कमा के उसके बाईपास पे मार। यार को अल्लाह तौबा करो, खुदा के वास्ते को अकल करो। तो ये बच्चियां जो कर रही होती हैं खिदमत, असल में हमें चाहिए कि हम उनको इज्जत की निगाह। देखो ना, इन 3-4 शोबों में जो हमारे रिजर्वेशंस हैं वो यही है ना कि यहाँ पे खातून को मर्द के शाना बिशाना काम करना पड़ता है। असल में मर्द को अगर हम कहें कि तुम अपनी नजरों में पाकीज़गी पैदा कर लो तो खातून की इज्जत जो है वो इन शोबों में भी बढ़ जाएगी। जी बिल्कुल बिल्कुल, और बहुत ज्यादा खपत हो जाए। नौकरियां जो बेचारे बच्चियां ढूंढते फिर रहे हैं वो बहुत सारे इधर एडजस्ट होते हैं। बहुत कमियां भी नर्सों के हवाले से डॉक्टर सरवर साहब बहुत बड़े प्रोफेसर हैं हार्ट के, वो बता रहे थे कि हमारे पाकिस्तान के अंदर तो जो रिक्वायरमेंट है एक अस्पताल में बेडों के हवाले से, इतने बेड हो तो इतनी नर्सें चाहिए, किसी अस्पताल में भी पूरी नहीं है वो रिक्वायरमेंट। अच्छा, अब दूसरी बात, तुम पुलिस की तरफ आ जाओ। यानी हमारी जो मजमूई तौर पे पूरे पाकिस्तान में जो पुलिस फोर्स का 2.5% जो है ना हिस्सा वो खवातीन पे मुश्तमिल है, जो 6000 के लगभग बनती हैं। हालांकि हमें इसमें कहीं ज्यादा तादाद जो है वो दरकार है। आम तौर पे चारों सूबों में ये होता है कि हर साल खवातीन के लिए असामियां जो हैं वो निकाली जाती हैं, लेकिन वो फिल ही नहीं हो पाती, और बाज़ खवातीन जो अप्लाई करती हैं वो मतलूबा मेयार पर पूरा नहीं होता। इसमें और तुम्हें एक और बात बताऊं जो इंतहाई अफसोसनाक है, जिसका मैंने पहले जिक्र किया है कि रिश्तों में बाद में ये प्रॉब्लम होती है। 26% खवातीन को पुलिस फोर्स को इसलिए खैरबाद कहना पड़ा है कि ससुराल वालों की या लड़के वालों की ये शर्त थी कि पहले ये पुलिस की नौकरी से इस्तीफा दें। अच्छा, अक्सर मर्दों के ज़हन में ये भी होता है कि पुलिस वाली से शादी करने का मतलब है कि आप खुद घर में अपना SHO मुकर्रर करके ले तो बंदा उनसे पूछे कि वो पुलिस से ना भी लाएंगे तो घर में SHO बीवी होती है। जाहिर है इस तरह की अपने तजर्बे की बातें जरूर बताया करो यार। अब तो हमारे मुआशरे में जो चंद गद्दी जहनीयत के लोग हैं उनकी ये हालत हो गई हुई है कि लोग बेचारे अपनी बच्चियों को एयर होस्टेस भर्ती करवाते हुए सोच रहे होते हैं, वो भी अजीजी चंद मर्दों की बदतमीजी की वजह से। जी ये गोगे जैसे लोग जहाज में बैठ जाते हैं, घर फरिश्ते लम्बे पे होंदे ने, उत्ते कंबल मंगाई जांदे ने बार-बार। उसे कुड़ी को कभी कहते पिल्लो ला दे, कभी कहते ठंडा पानी मिल जाएगा, कभी कहते ने सारी अखबार मंगा लेंगे बारी बारी। हाँ जी पिल्लो ला दे, वो ले आके दे दी है जी पिल्लो है पिल्लो, मगर ये ज्यादा पिल्लो नहीं है। तो कहती जी फिर उबाल के ले आ दिया पिल्लो। अपने नाल घरों मंजी दी दौन लै जांदे ने, कहंदे सीट बेल्ट मैनूं पूरी नहीं है बन दे। यार तुसी रहन दे, मैं बाई रोड चल जाऊंगा। अच्छा, ये जिन 2 शोबों का हमने जिक्र किया है उनमें तो चलो हम खुद ही कह रहे हैं कि शायद मर्दों के ज़हन में होता है कि मर्दों के साथ मिलके काम करना पड़ता है, लेकिन एक मामला ऐसा है जहां पर हमने एक खास तस्वीर बना ली है अपने ज़हन में, वो है ब्यूटी पार्लर। हालांकि देखा जाए ब्यूटिशियन के जो पेशा है या शोबा है वो फिर औरतों के लिए बहुत महफूज है कि आपको घर में बैठ के आपने खवातीन को सिर्फ डील करना है, लेकिन वो जो हमारे ज़हन में एक अजीबो गरीब तस्वुर बन गया। मैं ये नहीं कहता कि वो बिल्कुल बेबुनियाद है, यानी इस तरह के केसेस होते हैं जहां पे वो ब्यूटी पार्लर जो है उनके बारे में जो तस्वीर हमारे ज़हन में बनती है वो उस पर पूरा उतरते हैं, यानी वो मतलब ठीक नहीं होते। लेकिन क्या 100% ऐसा होता है? 5 नहीं तो 10% ऐसा होता है, 15% ऐसा होता है। अब बाकी जो लोग क्यों सजा देते हो? बाकी 99% लोग जो हैं बेचारे या बड़े बड़े प्रोफेशनल खवातीन जो हैं वो इसमें आते हैं। हाँ, हमारे ज़हन में जो खवातीन के पेशों या शोबों के हवाले से बिल्कुल फजूल किस्म के तस्वुरात पहले से बल्कि गढ़े हुए हैं, मौजूद नहीं गढ़े हुए हैं। तो इसके दूसरे इंतहा भी मौजूद है कि बाज ऐसे शोबे और पेशे भी हैं जिनको हम बहुत ज्यादा रिगार्ड करते हैं, रिगार्डलेस यानी उनकी हमें जरूरत नहीं है, लेकिन हमने अपने ज़हन में एक तस्वुर बहुत अच्छा बना लिया हुआ है, मतलब डॉक्टर्स और टीचर्स। यानी अब तुम अंदाजा करो
کہ ہمیں لڑکوں والوں کو اب ڈاکٹر بہو چاہیے, ڈاکٹر بیوی چاہیے, اس لیے نہیں کہ پریکٹس کرے گی, اس لیے بھی چاہیے کہ پریکٹس کرے گی, پیسے کمائے گی, لیکن اس لیے بھی چاہیے کہ میں فخر سے کہہ سکوں کہ میری بہو جو ہے وہ MBBS ہے اور ہم نے کام نہیں کرنے دینا اس کو, یعنی پورا اس کا سرکاری خرچ پہ اس کے تعلیمی اخراجات گورنمنٹ برداشت کرے اور اس کے بعد ہم نے گھر میں بھی بٹھا لینا. ہاں جی, نو ساڈی MBBS سے تے کڑی بہت اچھی بنا لیں, تھوڑے سے سیپٹران پان دی. اچھا, اب تم اعداد و شمار دیکھو کہ پچھلے 7 برسوں میں 29,000 سے زیادہ خواتین جو ہے انہوں نے سرکاری کالجز سے MBBS کی ہے. اب آپ اندازہ لگا لیں, خود دیکھ لیں اپنے گرد و نواح میں, سرکاری اسپتالوں میں, کہ کتنے فیصد خواتین جو ہیں وہ MBBS کے بعد پریکٹس کر رہی ہیں. 96,000 سے زیادہ خواتین نے سرکاری اداروں میں ٹیچنگ کی جاب جوائن کی ہے, ٹیچنگ کر رہی ہیں. ٹھیک ہے, یعنی اس لیے کہ ہمارے ذہنوں میں ٹیچنگ اور ڈاکٹر یہ دو ہی قابل عزت پیشے ہیں خواتین کے. ٹھیک ہے, یہ بھی ہیں, مگر جتنی بھی خواتین میں سمجھتا ہوں کہ اپنے گھر کے لیے, اپنے کچن کے لیے, اپنے بہن بھائیوں کے لیے, اپنے ماں باپ کے لیے, اپنے بچوں کے لیے محنت کرنے کے لیے باہر نکلتی ہے, خدا واسطے اس کی بے انتہا عزت کریں, اس کو عزت کی نگاہ سے دیکھیں, بلکہ آنکھیں جھکا کے دیکھیں. وہ بچیاں قابل ستائش ہیں, قابل عزت ہیں. بے شک. ناظرین, یہاں میں لینا ایک چھوٹا سا وقفہ, ہمارے ساتھ رہیے گا. گرم روٹیوں میں ٹھنڈی روٹیاں ملا کے دے دیتے ہیں. تو تم کیوں نہیں گھر میں روٹی بناتا, ادھر بیٹھ کے ہنستا رہتا ہے؟ ناظرین, ہمارے ہاں جب بھی آٹے یا گندم کا بحران پیدا ہوتا ہے تو ایک کردار کے کردار پر ضرور بات ہوتی ہے, اور وہ کردار ہے نان بھائی کا. جی بولو, کتنا نان چاہیے؟ میرا مطلب ہے کیا بات کرنے. ہمیں نان یا روٹی نہیں چاہیے. آپ اس وقت تندور پہ نہیں کھڑے, کٹہرے میں کھڑے. یہ کٹہرا میں کھڑی ہوتا ہے تو کیا ہوتی ہے؟ یہاں پہ آپ کو کچھ سوالوں کے جواب دینے ہیں. اس بات کا یہ تو ابھی کیا آیا کہ ادھر وہ بات کرنے انہوں نے بات ہی کرنی ہے آپ سے. یہ فرمائیں, آپ لوگوں پہ سب سے بڑا اعتراض یہ ہے کہ ہر 2-3 مہینے کے بعد یا تو آپ لوگ از خود قیمتیں بڑھا دیتے ہیں, اور جب حکومت ذرا سی توجہ دیتی ہے کہ قیمتیں نہ بڑھیں تو آپ جو ہے روٹی کا وزن کم کر دیتے ہیں. پہلی بات تو یہ ہے میرا بھائی, جب ہم کو گھر میں روٹی پڑتا ہے 14.5 روپے کا, تو 15 روپے کا بیچتا ہے, تو اس میں سے صرف 8 آنے ہم کو بچتا ہے. تو اگر 8 آنے بھی نہیں بچے گا تو پھر ہم کاروبار کیوں کریں؟ ہم تندور چلا رہے, کو بیریا کا دسترخوان نہیں چلا رہے. تو مجھے کیوں بتا رہے ہیں؟ میں نے تندور لگا کے دیا تمہیں. تو پولیس تو تم ہی ہو نا. ہم آرڈر کے منتظر ہیں, وہ آرڈر کریں گے. ادھر بولو. ہاں جی. اچھا, کسی بچے کو آپ بھیج کے دیکھ لیں ان کے پاس, نان بھائی کے پاس تندور پہ, تو ان کو کہتے روٹی دے دیں. یہ ان کی پوری کوشش ہوتی ہے کہ 15 روپے والی خمیری روٹی دے, 8 روپے والی سادہ روٹی نہ دے. بالکل جان جاتی ہے سادہ روٹی دینے سے. دیکھو, اگر ہمارے پاس سادہ روٹی نہیں ہوئے گی, ہوئے گئی ہمارے پاس خمیرہ روٹی, تو ہم پھر وہ خمیری والی دے گا نا. ایک آدمی کو تو روٹی چاہیے, تو خمیرہ والا جو ہے وہ 15 روپے کا ہے, سادے والا 10 روپے کا ہے. او یار خان, کیوں میری نوکر کے پیچھے پڑ گئے؟ مجھے کیوں بتا رہے؟ وہ پولیس بتا, وہ افسر ہے. تو آپ پولیس کو نہیں بتانا. تو وہ آرڈر کریں گے تو ہم پکڑ کے لائیں گے نا. آرڈر انہوں نے کیا ہے. ٹھیک ہے, ٹھیک ہے. بچوں کے ساتھ آپ لوگ جھوٹ بولتے ہو کہ جی خمیری روٹی لے لو, سادہ نہیں ہے ہمارے پاس. دیکھو, اگر بچہ بھی آتی ہے ہمارے تندور پہ, تو اس کو آ کے بولنا بنتا ہے کہ ہمیں خمیرہ روٹی چاہیے یا سادے والا چاہیے. جب آپ جاتے ہیں کوئی چیز لینے تو بتاتے ہیں نا, گاڑی لینے جاتے ہیں تو بتاتے نہیں ہے XLI چاہیے یا GLI چاہیے. خان ادھر 10 ادھر تو نظر نہیں آنے افسر بیٹھے ہیں. پولیس کو نہیں بتانا. ادھر بتائیں گے, وہ حل نکالیں گے, پھر فیصلہ ہوگا. اگر تم کو نہیں بتانے تو تم ادھر کیوں کھڑی ہے؟ تو انہوں نے کہا تھا مجھے پکڑ کے لاؤ. اور بھائی یہ صرف تمہیں پکڑ کے لایا ہے, سوال ہم نے کرنے ہیں. ہاں تو بولو. اور سر یہ صفائی کا خیال بالکل نہیں رکھتے. ہاں, یہ بھی اعتراض ہے. دیکھو, بات پتہ کیا ہو, جب آپ دکان پہ بیٹھتے ہیں, آ کے سارا دکان کا پہلے صفائی کرتے ہیں. تم ادھر آ جاؤ, میں کٹہرے میں آ جاتا ہوں. نہیں, ادھر کھڑا ہو کے بتانے. نہیں, ادھر میں نے کھڑا ہونا, میری ڈیوٹی ہے کھڑے ہونے کی. تو میں بتا رہا ہوں نا, صفائی سارے دکان کا کر کے پہلا اچھی طرح
वो गद्दी तक उसको धो के साफ करके चमका के फिर हम रोटी लगाते। यार मुझको तुम जानते नहीं, मुझे क्यों बता रहे बातें सारी? तो फिर पुलिस वाले को नहीं पता? ओ भाई पुलिस वाला पकड़ के लाता है सिर्फ, उनको बताओ। अच्छा अच्छा अच्छा। खान साहब आपकी कौन कौन सी बात बताएं? आटे में तुम मिलावट करते? देखो मेरा भाई, आटे में मिलावट नहीं होती। एक आदमी सफेद रोटी मांगती है इसलिए उसमें थोड़ा सफेद आटा मैदा मिलाती है ताकि उसको सफेद रोटी वाला अच्छी लगती है। मेरे गल कर रही थी तो ग्राउंड च कर लेनी थी। तो पुलिस को नहीं पता ना? ओ खुदा दे बंदिया, पुलिस फड़ के लियाउंदी है, पुलिस की ड्यूटी है जवाब सवाल उधर करने ने, उन्हें तेरा फैसला करना, तेन क्यों नहीं समझ आती? अच्छा अच्छा। सर एक वक्त था जब रोगनी नान का मतलब था कि घी वाला नान, उसके खमीर को घी में गूंदा करते थे। हाँ बिल्कुल। और आज सादे नान के ऊपर गंदे तेल की टाकी लगा के पकड़ा देते हैं कि जी ये लें जी रोगनी नान। ना पता चलता रोगनी नान, ना पता चलता मोटरसाइकिल का टापा। ओ नान के ऊपर पेरने वाली टाकी। असल बात ये होता है कि जब आपको रोगनी नान चाहिए होती है तो वो उसका मतलब होता है उस पर रोगन लगा होना चाहिए। यार यहाँ मैं सस्पेंड होना या तेन सजा होनी? और तुम नहीं सस्पेंड होती है। देखो अगर अब घी वाला नान नहीं चलती, वो 8 पेशेंट बहुत हो गई हुई है, वो दिल का मर्ज बढ़ जाती है। जी जी। वो इसलिए उसको ऑयल के साथ थोड़ा पेर के तो रोगनी नान बना दे। तो मैं से समझा रहे हो जैसे नान नहीं बनाते कोई कंप्यूटर बनाते हो। तो और क्या बनाती है? नान ही बनाती है। ओ खुदा दा वास्ते उनको बताना है, उनको, मुझे नहीं बताना, खान उनको। अच्छा अच्छा। सर एक और मसला ये कि जब रोटी लेने के लिए भेजते हैं तो गर्म रोटियों में ठंडी रोटियां मिला के दे देते हैं। तो तुम क्यों नहीं घर में रोटी बनाता है, इधर बैठ के हंसता रहता है? खान साहब इस बच्ची ने ड्यूटी ते आना हुंदा है, तां करके घर रोटी नहीं पकांदे। तो जो बच्ची ड्यूटी पे आता है उसका खामद रोजा रखती है। अगर बाजार से रोटी लेने जाती है तो उधर वो जो ठंडी रोटी होते हैं वो जो लगा के रखी होती है वो हमने घर तो नहीं लेके जानी। अच्छा। और वैसे भी देखो अगर 4 गरम रोटियों के ऊपर, हाँ एक अगर आप और ने गल की कुड़ी ने ठंडी रोटी भी कुड़ी ने गल की वही चलो एक अद्धी ठंडी दे दे, तुसी ते 3 ठंडियां विच रख दे। तुमने कौन सा गरम ठंडी देखना होता है, तुमने तो अंदर फेंकना होता है। तुम तो आइसक्रीम वाले को कह देते हो थोड़ा गर्म करके देना। ठंडे पकौड़े कहा जाती है, ठंडे पकौड़े, और साथ कहती है ठंडे का और ही मजा है। ये बात नहीं होती कि ठंडी और गर्म कौन सा होता है। होते होटल पे मैं गल कर लेने चाहते उधर क्या की बात करते? इधर खड़े हो, ये कटहरा तो बता तो रही है, बात बता के जाना पड़ेगा इधर। नाज़रीन यहाँ में लेना एक छोटा सा वक्फा, हमारे साथ रहिएगा। अजीजी एक बनाना बिस्किट बड़ा मशहूर होता है। बनाना बिस्कुट जुल्फी एक लैंदा सी और पूरा महीना है तो नहीं सी मुकदा। अच्छा यार याद है माजी में मैं आज याद कर रहा था बैठ के दोपहर को, घर भूख लगी हुई थी हल्की हल्की, तो मुझे याद आ रहा था कि बचपन में हम लोग दुकानों से क्या क्या चीजें लेके खाते थे। वो पैसे मिलते थे ना जी, पॉकेट मनी बच्चों को स्कूल के लिए, या वैसे ही कोई आना 2 आने 4 आने चवन्नी भी मुझे याद है, वो भी हम लेते रहे हैं, जो आजकल अल्लाह माफ करे फकीर नहीं लेता। वनी क्या यार, आना 2 आने, हाँ, 1 आना 2 आने, 5 पैसे और 1 पैसा। ये 1 आना होता था 10 पैसे, साथ 2 पैसे, ये 2 आने होते थे। अच्छा वो चंद आने जो होते थे 6 पैसों को 1 आना कहते थे जी। उसकी कितनी सारी और कितनी मजे मजे की चीजें आती थी। सबसे छोटा फिगर कौन सा होता था? 1 पैसा। 1 पैसा, राइट। तो 3 पैसे मिला लो तो फिर टका कहते थे। टका, हाँ जी। 2 पैसे भी होते थे, 3 पैसों का 1 टका, 6 पैसों का 1 आना है जी, फिर 12 पैसों के 2 आने, फिर यानी 4 आने की 1 चवन्नी। हाँ, इन्हीं को फिर कहा था ना गिलास थोड़ा 12 आने। हाँ जी। गिलास बता नहीं है ना, तो बताई जाओ जितनी मर्जी बता लो।
जितनी मर्जी पैसे डाल लो उतनी बरकत गल बन जाएगी। सर ये गिलास वैसे कब का टूटा हुआ है? एक बेचारे किसी मस्कीन को गिलास टुट गया, इन्होंने गल फड़ ली। ये पढ़े लिखे लोग बड़ियां वड्डियां डैना होंदे ने, समझते तेनू डैन ने गौरी, मगर खुद डैना ने। अच्छा मेरी बात सुनो, जब एक आने का दौर था ना, तो तुम सर्वे करवा के पूछ लो, जो सबसे ज्यादा महबूब आइटम होती थी ना बच्चों की खरीदे, वो फुलियां होती थी, जो पूरे मुल्क में हर जगह हर शहर में वो इक्वल पॉपुलर होती थी। अच्छा वो देखो, अल्लाह माफ करे, अल्लाह माफ करे, वो अब कुलों पे नहीं नजर आती, वो गायब हो गई हैं। एक मिठी फुलियां होती थी, एक नमकीन फुलियां, और फुलियों में अगर चने डाल लिए जाते थे भुने हुए तो फुलियां छोले, ओए होए होए। अजीजी मीठी फुलियां महंगी होती थी थोड़ी, और नमकीन जो होती वो सस्ती होती थी। तो बच्चे इतराज करते थे कि इन्होंने मीठी कम डाली है। बहुत अच्छी बात की है, ये अक्सर दुकानदार ये करते थे कि वो नमकीन फुलियां ज्यादा दे देते थे क्योंकि वो सस्ती होती। अच्छा फुलियों का एक फायदा ये होता था कि अगर आने दो तो बहुत ज्यादा, अगर 4 आने की लो ना तो बकायदा इतनी सारी आती थी कि आप रखने उस वक्त लिफाफे शॉपिंग बैग तो होते झोली में, तो झोली में लेते थे। झोली में लेके आया इतनी सारी, से में दरबार आया तो दोनों हाथों से कहता सरकार सलाम, फुलियां से लेने के भाई, बल्कि अंदरों बाबा जी की आवाज भी आई कि पुत्र मेरे नाल फ्री नहीं होना। अच्छा मैं शर्मिंदा नहीं हुआ, वो बाबा जी की आवाज है, कहता है जी आपके दरबार पे चढ़ाने के लिए लाया था, चढ़ा दी मैं। अच्छा फिर चूरन जो है, एक तो वो चाबों पे वो तोता पकड़ाता था ना चूरन, एक चूरन की पुड़ियां बनी हुई किसी कंपनी की भी मिलती थी। जी बिल्कुल ठीक है। ये जो चूरन की पुड़ियां होती है ना, इनके ऊपर फिर जो ड्रामा चल रहा होता था ना उस दौरान, उसकी तस्वीरें, उसके जो हिट किरदार होते थे, कौडू की मैंने तस्वीरें देखी हुई हैं चूरन के ऊपर जी। फिर शहनाज शेख साहिबा और मरीना खान साहिबा तन्हाइयां चलता था, उनकी तस्वीरें देखी हुई। वारस ड्रामे के चौधरी अशमत की तस्वीरें बहुत ज्यादा खाने वाली चीजों पे लगी होती थी। भैंसों के वंडे की बोरियों में से घोगे की फोटो निकलती यार गोगा उस वक्त छोटा सा था, गोगा किधर डाल है, छोटा सा ऐसे चौकड़ी मार के बैठा होता। यार कलियां का अंकल सरगम की तस्वीर, वो दूसरा हैगे की तस्वीर, ये तो मैंने जमा की हुई है, मुझे अच्छी तरह मासी वसीब थे। गट्टा भी मिलता था, इतने इतने लंबे ना, वो मरोड़ियां दी हुई गट्टा लाची वाला वो भी मिलता था। और टांगरी सर, हाँ टांगरी मिलती थी। फिर यार टांगरी खक्खड़पूड़ा मिलता था, ये छाबियों में बेचते थे, छाबड़ी वाले मरूंडा बेचते थे, खक्खड़पूड़ा जिसे कहते थे, वो बड़ा मिलता था। फिर एक और बड़ी मजे की चीज जो अब बिल्कुल ही नजर नहीं आती, वो अच्छा तुम जिक्र कर रहे हो सिर्फ उन चीजों का जो दुकानों पे अवेलेबल होती थी, जो किराने की दुकानें हम में कहते, किराने की दुकानों पे जो बच्चों की चीजें, उसमें एक और आइटम तुम भूल रहे हो, छोटे छोटे बिस्किट होते थे, छोटे छोटे बिस्किट, वो 1 रुपए के 100 आते, 1 रुपए के 100 आते थे, वो इधर वो लिफाफे में डाल के दे देते। सर जी एक गचक होती थी, ऊपर दाल लगी होती थी। दाल लगी होती, बहुत अच्छी वो दाल। अजीजी भाईजान मिर्चों वाली टाफी बड़ी मशहूर थी। हाँ मिर्चों वाली टाफियां, गोगा तो कई दफा हांडी में भी ना 6-7 वो मिर्चों वाली टाफियां ही डाल लेता बाद में कोट पैंदी सी खट्टी मीठी हांडी पकाती। अच्छा जी परात में लाल केचप बना के भी बेचते थे अक्सर। केचप बकायदा खुली वो बना के घर में तो वो बेचते थे कई। और छोटी छोटी वो गिलासियां होती थी, उनमें डाल के ये जो जेली अब बनती है, ये जेली भी छोटी छोटी गिलासियों में डाल के ना तो उसको बर्फ पे रख के जमाया होता था। वो भी बच्चों को छोटी चमची के साथ वो खाने का बड़ा मजा आता था। अजीजी तिलों वाले वो छोटे छोटे मीठे लड्डू, बिल्कुल ठीक बात है, वो भी मिलते थे। और वो पता है किन चीजों में उन्होंने डाले होते थे, वो छोटे छोटे कनस्तरों में डाली होती थी ये चीजें, जिसके एक तरफ शीशा लगा और वो शीशे में से हम देखते थे। बालूशाही भी। हाँ बालूशाही। अजीजी एक बनाना बिस्किट बड़ा मशहूर होता। बनाना बिस्कुट जुल्फी एक लैंदा सी और पूरा महीना इधर को नहीं सी मुकदा। अच्छा एक टाफियां मिलती थी जिसको मछली टाफी कहते थे, मच्छी टाफी, वो मछलियों की तरह बनी होती थी। फिर मुख्तलिफ जानवर, बतख बनी हुई है या चिड़ी सी बनी हुई है, ये टाफियां भी बड़ी पॉपुलर होती। ये वापस करने चला जाता था, लड़ पड़ता था कि ये केड़ी मच्छी है, तो कंडा ही नहीं है। सर जी वो आंडा गोली होती थी बड़ी मुलायम सी, ऊपर से बीच में से बादाम शक्ल की, हाँ बादाम निकलता था बीच में, बादाम निकलता था। अच्छा उसकी आप जो पैकिंग देखे ना, पैकिंग भी खास होती थी। उसकी पैकिंग के साइड पे अंडे की तरह का एक सुराख होता था, उसको नीचे करके तो फिर आप निकालते थे। ख़वातीन हज़रात, आपने इनकी गुफ्तगू से अंदाजा लगा लिया कि ये अब दानिश्वर बने हैं सारे खजल खराब लोग।
ان کا بچپن اور لڑکپن اور جوانی کریانے کی دکانوں کے باہر ہی گزری، اور سب سے زیادہ تم نے خود بتائی یہ چیزیں۔ ناظرین یہ تھا آج کا حسب حال، اور آج کی چھوٹی سی بات یہ کہ خوش ہونا ہے تو تعریف سنیے، بہتر ہونا ہے تو تنقید سنیے۔ واہ، خوش رہیں، خوش رکھیں۔ آپ سے ملاقات ہوگی انشاءاللہ کل۔ اللہ حافظ۔